नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की और पप्पू यादव की। क्यों मैं बात कर रहा हूं, उसका कारण समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से पप्पू यादव का बयान ये आता है कि तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो वो बिहार छोड़ देंगे, और ये बयान उस दौर में आ रहा है जब पप्पू यादव की लगातार राहुल गांधी के साथ मुलाकात हो रही है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात हो रही है और मुलाकात के बाद जिस प्रकार का बयान पप्पू यादव का लगातार आ रहा है, वो बयान भी इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पप्पू यादव को अपने रास्ते पर चलने का आदेश लगभग दे दिया है। राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि कांग्रेस को झुकना नहीं है, पप्पू यादव को झुकना नहीं है। किसके समक्ष? तेजस्वी यादव के समक्ष। क्यों नहीं झुकना है, उसके कारण भी स्पष्ट है। उसका कारण क्या है? स्पष्ट कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर अब बिहार की राजनीति में 2 नंबर की पार्टी, 3 नंबर की पार्टी, 4 नंबर की पार्टी या फिर गठबंधन में किसी भी पार्टी की बी टीम बनकर नहीं रहना चाहती। अगर हम लगातार 6 महीने के अंदर राहुल गांधी की राजनीति को समझने का प्रयास करें तो यह बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी एक आक्रामक रूप में हर मुद्दे पर एक आक्रामक स्टैंड लेते जा रहे हैं। आप याद कीजिए राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा। मध्य प्रदेश के दौरा में राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर राहुल गांधी ने 3 प्रकार के घोरों की बात की। वो कांग्रेस के आंतरिक राजनीति की बात कर रहे थे। 3 प्रकार के घोरों की बात की। बात कहा कि रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़े घोड़े में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, विस्तार से विश्लेषण बताया राहुल गांधी ने। उसके बाद चलिए गुजरात में। उससे पहले गुजरात की सभा में राहुल गांधी ने क्या कहा था? गुजरात में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का स्लीपर सेल है। उस पर कुछ हद तक कार्रवाई किया राहुल गांधी ने। वहां के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गुजरात के अंदर। उसके बाद फिर राहुल गांधी बिहार आते हैं। बिहार आते ही बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल का एक स्लीपर सेल काम कर रहा था कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर लगातार, चूंकि कांग्रेस वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में, विपक्ष में है तो गठबंधन में लगातार होने के कारण असर यह हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार कांग्रेस की तुलना में आरजेडी का हित देखते हैं, या फिर उनको लगता है कि आरजेडी के सहयोग के बगैर कांग्रेस पार्टी का कोई हैसियत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इस कारण से उनके लिए प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी बाद में होती है। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का जो स्टैंड होता है वो उन कांग्रेसियों के लिए प्राइमरी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आरजेडी का लगातार जब से कांग्रेस के साथ गठबंधन है तब से आरजेडी का यह प्रयास रहा क्या कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की राजनीति नहीं करे, बल्कि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का विधायक दल का नेता केवल सवर्ण होना चाहिए। मतलब केवल कांग्रेस पार्टी भूमिहार राजपूत की राजनीति करे और इसी में सीमित रहे। यह लालू प्रसाद यादव की रणनीति रही थी। लगातार आप उसी अनुसार देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की, जब से कांग्रेस से आरजेडी का गठबंधन हुआ तब से लेकर आज तक लालू प्रसाद यादव की हर वक्त यह इच्छा रही कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति केवल ब्राह्मण और भूमिहारों के बीच सीमित रहे, और इस मकसद में कामयाब रहे थे लालू प्रसाद यादव। कांग्रेस का मतलब बना दिया गया कि एक छोटे से हिस्से, ऐसा हिस्सा जो कि भारतीय जनता पार्टी में कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा हिस्सा जो जनता दल यूनाइटेड में कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मणों और भूमिहारों का वो हिस्सा कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहे और कांग्रेस केवल वोट कटवा पार्टी बनकर बिहार में रह जाए। ये लालू प्रसाद यादव की हार्दिक इच्छा हुआ करती थी और उसी रास्ते पर कांग्रेस लगातार चलती रही थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 2025 में, जब राहुल गांधी ने यह तय किया कि नहीं, वोट कटवा नहीं बल्कि कांग्रेस मुख्य धारा की राजनीति करेगी। और मुख्य धारा की राजनीति के लिए सबसे पहले यहाँ के प्रदेश प्रभारी को बदला, कृष्णा अल्लाबरू को लेकर आए। कृष्णा अल्लाबरू का पहला बयान याद कीजिए आप। कृष्णा अल्लाबरू का पहला बयान था कांग्रेस बी टीम नहीं है किसी की।
उसके बाद से देखिए स्लीपर सेल को हटाया बिहार में राहुल गांधी ने, और राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। विधायक दल का नेता अजीत शर्मा को हटाया, शकील अहमद खान को बनाया, पप्पू यादव को भाव देना शुरू किया, कन्हैया कुमार के लिए योजनाएं बनी। कन्हैया कुमार का मतलब ये नहीं होता है कन्हैया कुमार को सवर्ण समाज, कन्हैया कुमार का मतलब होता है, कन्हैया कुमार का मतलब होता है दलितों की राजनीति, क्योंकि उनका कन्हैया कुमार की जो पहचान है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से है, सीपीआई से है, एआईएसएफ की राजनीति से है। तो जो कन्हैया कुमार की एक छवि समाज के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में बनी है, वो छवि कैसी बनी है, और उस छवि से जो जुड़े हुए मतदाता हैं उनको एड्रेस करने के लिए कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने की बात है, युवाओं को एड्रेस करने के लिए कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने की बात है, अल्पसंख्यक समाज के वोटों को कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण कराने के लिए कन्हैया कुमार का इस्तेमाल करने का प्रश्न है। तो ये कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति है, और इसी धारा की राजनीति के लिए पप्पू यादव लगातार राहुल गांधी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। और कुछ हद तक जब लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के एक्शन प्लान को एक तरह से एनालाइज किया, तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आपको कुछ दर्शक समझ पाएंगे अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुत ही चालाकी से एक दो काम किया था। पहला, मैं पहले अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं, एक बार कंपाइल करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला काम किया कि टिकट के बंटवारे, मतलब सीट बंटवारे से पहले ही अपने उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया। मतलब जो बची खुची सीटें थी वो गठबंधन के सहयोगियों को दी। पहले ही उम्मीदवार को घोषणा से पहले ही गठबंधन के सहयोगी को पता भी नहीं था, कांग्रेस को, सीपीआईएमएल को, किसी को भी पता नहीं था कि कौन सीट किसके हिस्से जाएगी। लेकिन आरजेडी ने जिन सीटों पर आरजेडी के लिए प्राथमिकता था वो उन सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार को बुलाकर सिंबल दे दिया, बोलना बताना मत, और लगातार अपनी तैयारी करते रहे। और तैयारी के दौरान इस बात का बहुत ख्याल रखा गया कि ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को निश्चित रूप से हरवा देना है किसी भी कीमत पर। उनके नजर में, तेजस्वी यादव के नजर में, आरजेडी के नजर में यह बात नहीं थी कि हराना बीजेपी को है, बल्कि एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक ऐसी रणनीति बनाई जा रही थी जिसके अंदर बीजेपी को हराने से ज्यादा फोकस इस बात पर था कि ऐसे हर चरित्र को, ऐसे हर व्यक्ति को चुनाव में जीतने नहीं देना है जो आने वाले दिनों में एक मिनट के लिए भी तेजस्वी यादव को चुनौती पेश कर सके। उसके लिए क्या किया गया, गौर से सुनिए। पप्पू यादव को टिकट, सीट नहीं देना है कांग्रेस को पूर्णिया, जबकि 19 में कांग्रेस लड़ी थी, 19 में कांग्रेस लड़ी थी, फिर भी कांग्रेस को पूर्णिया नहीं देना है, इसलिए कि कांग्रेस पप्पू यादव को सीट दे देगी। बेगूसराय कांग्रेस को नहीं देना है, सीपीआई को दे दिया, इसलिए कि कांग्रेस वहां से कन्हैया कुमार को लड़ा देगी। इन दोनों की जीत नहीं चाहते थे तेजस्वी यादव। हिना साहब सीवान में इसलिए अवध बिहारी चौधरी को, आप याद कीजिए, आप 15 दिन पहले, नॉमिनेशन से 15 दिन पहले सिंबल दे दिया गया था अवध बिहारी चौधरी को। अवध बिहारी चौधरी ने तैयारी शुरू कर दिया था, और इधर आरोप लगाया जाता रहा, मीडिया में जानबूझ के चलवाया जाता रहा है कि हिना साहब आरजेडी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। आप देखिए साजिश, देखिए कितना बड़ा था। और वहां से यादव जाति के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 15 दिन पहले टिकट दे दिया गया था। आप अनुमान लगा लीजिए। अली अशरफ फातमी को अगर दरभंगा से टिकट दिया जाता तो मधुबनी की तुलना में अली अशरफ फातमी के जीतने की संभावना ज्यादा होती। लेकिन ललित यादव को 15 दिन पहले टिकट दे दिया गया था, सिंबल दे दिया गया था दरभंगा से, और अली अशरफ फातमी को मधुबनी भेज दिया गया। किसके खिलाफ? अशोक यादव के खिलाफ। ये जानते हुए भी कि यादव जाति के लोग आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देते, फिर भी एक मुसलमान उम्मीदवार को आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी के यादव उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। समझ रहे हैं? सब कुछ स्पष्ट है।
तो तेजस्वी यादव आरजेडी की प्राथमिकता यह नहीं थी कि बीजेपी को हराना है, बल्कि प्राथमिकता यह थी कि तेजस्वी यादव के समक्ष बिहार की राजनीति में कोई चुनौती नहीं खड़ा हो सके। विशेष रूप से यादव समाज के अंदर से, मुस्लिम समाज के अंदर से कोई नेता नहीं बन जाए तेजस्वी यादव के सामने, इसकी पूरी चिंता की गई। और यह बात पप्पू यादव ने जमीन पर रहकर देखा है। पप्पू यादव ने ये चीजें जमीन पर देखी है। इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था, आप याद कीजिए तेजस्वी यादव का। इससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। क्या था मास्टर स्ट्रोक? आप याद कीजिए, जितनी भी रैलियां हुई लोकसभा चुनाव के अंदर, तेजस्वी यादव के मंच पर केवल तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी थे या नहीं? हां या ना बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर। राहुल गांधी के साथ संयुक्त रैलियां नहीं के बराबर हुई। सही है गलत है? राहुल गांधी को यह समझाया गया, कांग्रेस पार्टी को यह समझाया गया कि राहुल गांधी अगर तेजस्वी के मंच पर आ गए तो चुनाव मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगा और इससे महागठबंधन को नुकसान होगा। राहुल गांधी ने मान लिया, कांग्रेस पार्टी ने मान लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम 9 सीट लड़कर कांग्रेस जितनी सीट जीती, आरजेडी 22-23 सीट लड़के नहीं जीती उतनी ही सीटें। तो फायदा क्या हुआ? कहां तेजस्वी यादव ने जितवा लिया अपने उम्मीदवारों को? तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिन कारण से, जिसकी जमीनी हकीकत पप्पू यादव को पता है। राहुल गांधी के पास उतना नहीं पहुंच पाता, लेकिन पप्पू यादव तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। पप्पू यादव को सब पता है। पप्पू यादव ने एक्सप्लेन किया है और अब उस एक्सप्लेन करने के बाद लग ऐसा रहा है, जिस प्रकार के बयान, आक्रामक बयान पप्पू यादव कह रहा है, वो इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखना है परिणाम क्या होता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, अब तो 3 महीने मात्र बचे हुए हैं। विधानसभा का सत्र खत्म होने वाला है, अंतिम सत्र बिहार विधानसभा का। 3 महीने बाद बिहार में नई सरकार बनेगी। किसकी बनेगी उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन किस प्रकार से, किस मजबूती से। अगर एक बात तय है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैंने कई बार पहले भी कहा है, अगर महागठबंधन के लिए इससे सोनहरा मौका कभी नहीं आएगा। यदि तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है, महागठबंधन, अगर एकजुट होकर, अगर ईमानदारी से अगर चुनाव लड़े तो फिर इस बार सत्ता परिवर्तन तय है और नीतीश कुमार का जाना भी लगभग तय है। इससे बुरी स्थिति में नीतीश कुमार कभी नहीं थे। केवल नीतीश कुमार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लोकप्रियता अपने डाउनफॉल पर है। इसीलिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं होगा। अब सब कुछ निर्भर करता है महागठबंधन के नेताओं की सद्बुद्धि पर। क्या होता है हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी बना के रखिए अपना आशीर्वाद भी पॉलिटिकल आइडिया पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।